गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय अनल क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव और हम बात कर रहे हैं फाइलम पोरीफेरा के विषय में। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने फाइलम पोरीफेरा के बहुत सारे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देख लिया था। साथ ही साथ हम लोगों ने फाइलम पोरीफेरा में हम लोगों ने उनके बॉडी कैविटी को बहुत अच्छे से देख लिया था, उनके हैबिटेट को बहुत अच्छे से देख लिया था। उनके फिजियोलॉजी में हम लोगों ने डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, इन सब के विषय में, नर्वस सिस्टम, इन सब के विषय में हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया था। आज आइए वीडियो सेगमेंट्स की इस कड़ी में हम लोग बात करेंगे कैनाल सिस्टम के विषय में। साथ ही साथ आज ही हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन एंड अर्ली डेवलपमेंट के विषय में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैनाल सिस्टम क्या होता है। तो कैनाल सिस्टम बच्चों, आप कहीं रिमार्क कर लेंगे, कैनाल सिस्टम केवल और केवल एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है पोरीफेरा का। केवल और केवल कैनाल सिस्टम जो होता है पोरीफेरा के मेंबर्स में देखने को मिलता है। अगर यही हम बात कर रहे हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है ये फाइलम इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स में देखने को मिलता है, सच एज द स्टेरियास। अगर हम स्टारफिश की बात करें तो स्टारफिश में वाटर वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है, जबकि पोरीफेरा के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनमें वाटर कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है। आप कहीं इसको रिमार्क कर लेंगे। तो आइए बात करते हैं कैनाल सिस्टम के विषय में। स्पंजेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट or canal system also called as the aquiferous systems, and they need a continuous current of water flowing through their bodies for the respiration, excretion, nutrition as well as the reproduction. कैनाल सिस्टम जो होता है बच्चों, ये क्या होता है? स्पंजेस हैव द वाटर ट्रांसपोर्ट्स आर द कैनाल सिस्टम। जो स्पंजेस होते हैं फाइलम पोरीफेरा के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम कॉमनली क्या कहते हैं? स्पंज कहते हैं। तो स्पंजेज में क्या होता है कि वाटर को ट्रांसप्लांट करने के लिए, वाटर को क्या करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, वाटर के द्वारा ही इनके क्या होता है टोटल एक्टिविटीज़ जो होती है वो परफॉर्म होती है वाटर करंट के द्वारा। तो वही कहा जा रहा है स्पंजेस हैव द वाटर ट्रांसपोर्ट ऑफ द कैनाल सिस्टम। स्पंजेस में वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या कैनाल सिस्टम पाया जाता है, जो इनका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो स्पंजेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट ऑफ द कैनाल सिस्टम आल्सो कॉल्ड एज द इक्विफेरस सिस्टम। और इसी कैनाल सिस्टम को, इसी वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ही हम क्या करते हैं? इक्विफेरस सिस्टम्स के नाम से जानते हैं। आप इसको रिमार्क कर लेंगे, इक्विफेरस सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं? वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या कैनाल सिस्टम के नाम से जानते हैं। एंड दे नीड अ कॉन्टिन्यूअस करेंट ऑफ वाटर। ये हर समय इनको किसकी आवश्यकता होती है? वाटर करंट की आवश्यकता होती है। इनको हर समय 24 मतलब 24 आवर्स इनको क्या जरूरत होती है? वाटर करंट की आवश्यकता होती है। क्यों आवश्यकता होती है? बिकॉज फ्लोइंग थ्रू देयर बॉडीज थ्रू फॉर रिस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, न्यूट्रिशन एज वेल एज द रिप्रोडक्शन। ये वाटर करंट जो होता है इनको हर समय 24 घंटे इनको ज़रूरत होती है। क्यों? और ये वाटर जो होता है इनके बॉडी कैविटीज, इनके बॉडी वॉल से क्या होता है इनके गैस्ट्रोसिल पैरागैस्ट्रिक कैविटी में, या फिर इनके जो एट्रियम होता है उसमें ये जाता है। और ये किस लिए इनमें हर समय वाटर करंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है क्योंकि वाटर करंट के माध्यम से ही इनमें रिस्पायरेशन होता है, अर्थात गैसियस एक्सचेंज की प्रक्रिया किसके द्वारा होगी? वाटर करंट के द्वारा। एक्सक्रीशन, जो वेस्ट मटेरियल होंगे वो भी वाटर करंट के माध्यम से ही बाहर निकलेंगे। न्यूट्रिशन, आवश्यकता वाली चीज़ें जो एसेंशियली जो उनके लिए ज़रूरी है न्यूट्रिशन के लिए, वो चीज़ें उनके भोजन के माध्यम, जो भोजन है वो वाटर करंट के माध्यम से ही इनके अंदर आता है। और साथ ही साथ रिप्रोडक्शन के लिए जो रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं सच एज द स्पर्म एज वेल एज द ओवा, ये सब जो आवागमन होता है ये केवल और केवल वाटर करंट के द्वारा होता है। बच्चों आप इसे रिमार्क कर लेंगे कि जिस प्रकार से हाईली इवॉल्व एनिमल्स में सिस्टम पाए जाते हैं, टिश्यू मिलकर आर्गन बनाते हैं, आर्गन मिलकर सिस्टम्स बनाते हैं, इस प्रकार से ये चूंकि ये बहुत लोअर ऑर्गेनिज्म है, इनमें कोई टिश्यूज़ नहीं होता, इसमें कोई आर्गन नहीं होता, इसमें कोई सिस्टम्स नहीं बनता बच्चों। इनमें केवल और केवल क्या देखने को मिल रहा है? इसमें सबसे ज़्यादा डिवीज़न ऑफ लेबर देखने को मिलता है। जितनी कोशिकाएं हैं सेल्स ही इनमें पाए जाते हैं, और सेल्स ही अपने अपने काम को ये क्या होते हैं बखूबी परफॉर्म करते हैं। ये केवल और केवल कोशिकाएँ पाई जाती हैं। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि इनमें जो चीज़ों का आवागमन हो रहा है बच्चों, वो केवल और केवल सेल के माध्यम से ही होगा, और इनमें वाटर के माध्यम से सप्लाई होगा। जैसे हम लोगों में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो होता है, जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है उसमें ब्लड को ले जाने के लिए हमारे अंदर क्या पाई जाती है? वेसल्स पाई जाती हैं सच एज द आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। लेकिन यहाँ बच्चों आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज नहीं पाई जाएगी। यहाँ केवल और केवल इसमें आप देखेंगे तो ऑस्टियम देखने को मिलेगा, कैनाल्स देखने को मिलेगा, चैम्बर्स देखने को मिलेगा। केवल इन्हीं के माध्यम से यही एक सिस्टम इनका होता है। इनका सबसे क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अगर आप देखेंगे तो केवल और केवल क्या देखने को मिलेगा? ऑस्टिया देखने को मिलेगा, कैनाल्स देखने को मिलेगा, पैरागैस्ट्रिक चैम्बर्स देखने को मिलेगा और ऑस्कुलम देखने को मिलेगा। इतने चीज़ें इनमें क्या होती हैं, सब मिलकर इनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन करती हैं। तो इनमें बहुत ज़्यादा हाईली, क्योंकि जैसे हम लोगों में
लंग्स पाया जाता है, किडनी पाया जाता है, लीवर पाया जाता है, जीआईटी पाया जाता है, ब्रेन पाया जाता है, ये सब पाया जाता है। तो इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। और हम लोगों के ये सब आर्गन अलग अलग अपना सिस्टम में काम करते हैं, लेकिन इनके लिए टोटल सिस्टम जो होता है केवल और केवल कोशिकाओं सेल्स के द्वारा होता है। क्यों? क्योंकि इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, केवल कोशिकाओं के द्वारा ही इनकी असेंबलिंग हुई है ना। तो यही इसमें कहा जा रहा है कि दे नीड अ कॉन्टिन्यूस वाटर करंट, इनमें हर समय वाटर करंट की आवश्यकता होती है, करंट ऑफ वाटर की आवश्यकता होती है, फ्लोइंग थ्रू देयर बॉडीज, जो इनके बॉडी के अंदर फ्लो करती है वाटर, किस पर्पज से? फॉर द रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन एज वेल एज द रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि द प्रोसेस ऑफ द रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन एज वेल एज द रिप्रोडक्शन इज परफॉर्म्ड बाई, किसके द्वारा ये सब होता है? तो आंसर क्या होना चाहिए? केवल और केवल वाटर करंट के माध्यम से। वाटर करंट के माध्यम से ही ये सब क्रियाएं होती हैं। अगर वाटर करंट नहीं होता तो न तो आवश्यकता अर्थात जो एसेंशियल फूड न्यूट्रिएंट्स हैं वो इनके शरीर में न पहुंच पाती। अगर वाटर करंट न होता तो एसेंशियल ऑक्सीजन इनके शरीर के अंदर न जाने पाता। अगर वाटर करंट न होता तो अपशिष्ट मटेरियल इनके बॉडी से बाहर न जाने पाता। अगर वाटर करंट नहीं होता तो इनके गैमिट का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जो ट्रांसफर हो रहे हैं गैमिट, मेल और फीमेल जो आपस में जाकर मिल रहे हैं, यूनियन कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ये प्रक्रिया नहीं हो पाती। अर्थात इसके लिए कौन उपयोगी है? वाटर करंट का होना जरूरी है। इसीलिए इसको वाटर कैनाल सिस्टम कहा जाता है कि वाटर का सर्कुलेशन कैनाल के माध्यम से हो रहा है। ठीक, इट इज सो मच इंपॉर्टेंट, आपको इसको कहीं रिमार्क कर लें। यही इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यही यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक, इट इज़ अ लाइफ लाइन ऑफ स्पंजेस। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि वाटर करंट जो होता है स्पंज के लिए लाइफ लाइन का काम करता है। किसके लिए काम करता है? लाइफ लाइन के लिए काम करता है। कौन? वाटर करंट। वाटर enters through the minute pores commonly called as the ostia in the body wall into the central cavity। वाटर जो होता है ये एक माइन्यूट पोर्स, इनके बॉडी के चारों तरफ छोटे 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 पोर होते हैं, छिद्रित शरीर होता है इनका, पोरस होते हैं, और उस पोर को हम क्या कहते हैं? ऑस्टिया कहते हैं। तो वाटर जो होता है इनके बॉडी के अंदर ऑस्टिया के माध्यम से अंदर जाता है और बॉडी वॉल को क्रॉस करके ये कहाँ पहुँच जाता है? सेंट्रल कैविटी में पहुँच जाता है, जिसको हम पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं, या फिर सेंट्रल कैविटी कहते हैं, या फिर एट्रियम कहते हैं, वहाँ पहुँच जाता है। ठीक, तो वही कह रहा है कि वाटर इंटर्स थ्रू द माइन्यूट पोर्स दैट इज नोन एज द ऑस्टिया इन द बॉडी वॉल इनटू द सेंट्रल कैविटी कॉमनली नोन एज द स्पॉन्जोसील और पैरागैस्ट्रिक कैविटी, अर्थात पैरागैस्ट्रिक कैविटी या स्पॉन्जोसील में जाता है, फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू दी ऑस्कुलम, और फिर वहाँ से ऑस्कुलम के माध्यम से बाहर चला जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम जनरल वे में अगर इसके हम फ्लो ऑफ वाटर को देखें तो फ्लो ऑफ वाटर कैसे होता है बच्चों? इनका फ्लो ऑफ वाटर क्या होता है कि ये वाटर है, वाटर कहाँ? ऑस्टिया के माध्यम से कहाँ पहुँच जाएगा? स्पॉन्जोसील कैविटी में, जिसको हम पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं, और फिर ऑस्कुलम के माध्यम से बाहर की ओर एग्जिट हो जाता है। जैसा कि इस फिगर में आप देखिए, यहाँ देखिए, तो ये क्या होता है? ये छोटे छोटे पोर होते हैं। अगर इनको हम थोड़ा सा इनलार्ज कर लें, बड़ा कर लें, तो क्या होते हैं? इनके बॉडी के ऊपर पोर होते हैं छोटे छोटे। इस पोर को हम क्या कहते हैं? इनको हम ऑस्टिया कहते हैं। इस ऑस्टिया के माध्यम से वाटर जो होता है इनके इस कैविटी में चला जाता है, जिसको हम पैरागैस्ट्रिक कैविटी, अंदर की ओर चला जाता है, जिसको हम पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं, है ना, या फिर एट्रियम कहते हैं। फिर वहाँ से ये क्या होता है बच्चों? ये लार्ज ओपनिंग इनके शीर्ष भाग पर देखने को मिल रहा है, इसको हम कहते हैं ऑस्कुलम। ऑस्कुलम से बाहर की ओर चला जाता है। केवल यही एक सिस्टम है इनके अंदर, इसी सिस्टम के द्वारा चीज़ों का आदान प्रदान होता है। तो ये एक जनरल वे में अगर हम देखें तो इनमें वाटर का एक सीक्वेंस जो है कैसे होता है? एक्सटीरियर से वाटर क्या होता है? ऑस्टिया के माध्यम से स्पॉन्जोसील कैविटी में जाता है, फिर ऑस्कुलम के माध्यम से बाहर की ओर एग्जिट हो जाता है। ठीक, आइए हम बात करते हैं इसके विषय में, थोड़ा सा इसको हम आगे बात करते हैं। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ द पोर्स, चैम्बर्स एंड कैनाल्स थ्रू विच वाटर सर्कुलेट्स। देखिए, जैसे मैंने बताया कि ये जो सिस्टम्स इनका बना है, इनमें कोई इवॉल्व सिस्टम्स नहीं होता है। जैसे हम लोगों में रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, तो इस प्रकार से इनमें बच्चों सिस्टम्स बहुत सारे आर्गन से मिलकर नहीं बने हैं, बहुत सारे टिश्यू से मिलकर नहीं बने हैं। इनमें क्या पाया जाता है ये बात करते हैं हम। इट इज़ द सिस्टम्स ऑफ द पोर्स, चैम्बर्स एंड कैनाल्स। इनका जो सिस्टम बना हुआ केवल पोर्स से बने हुए हैं, जिसको हम ऑस्टिया कहते हैं, चैम्बर्स हैं जिसको हम पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं, कैनाल्स पाए जाते हैं। आपको अभी हम कैनाल्स बताएंगे, उसमें क्या होता है, जैसे एक्स करेंट कैनाल्स, इन करेंट कैनाल्स देखने को, रेडियल कैनाल्स देखने को मिलेंगे। तो इसमें केवल कैनाल्स देखने को मिलते हैं,
पोर्स के रूप में आपको ऑस्टिया देखने को मिलेगा, चैम्बर्स के रूप में पैरागैस्ट्रिक कैविटी, और बाहर की एयर की ओर एक ओपनिंग होती है जिसको हम ऑस्कुलम कहते हैं। तो यही सब मिलकर क्या होता है, इनके पूरे बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। इट इज़ द सिस्टम ऑफ पोर्स, चैम्बर्स, कैनाल्स थ्रू विच वाटर सर्कुलेट। यही एक सिस्टम होता है जिसके माध्यम से वाटर सर्कुलेट करता है, और इसी वाटर सर्कुलेशन के माध्यम से इनकी टोटल वाइटल एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है ना। चाहे वो रिस्पिरेशन हो, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो एक्सक्रेशन हो, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, ऑल द एक्टिविटीज इज परफॉर्म्ड बाय वाटर करंट, है ना, वाटर करंट के द्वारा ही होता है। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन, वाटर करंट के द्वारा क्या क्या होता है, कौन सी क्रियाओं में ये हेल्प करते हैं, अर्थात ये जो पाथवे है वाटर करंट का, तो ये क्या करता है, द पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इन हेल्पफुल, अर्थात जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है वो किस में हेल्पफुल है, किसके लिए उपयोगी है, तो क्या करता है, वाटर करंट के माध्यम से ही फूड गैदरिंग होता है, अर्थात भोजन को क्या करते हैं, वो इंटेक करते हैं। भोजन जो अंदर की ओर आता है वो किसकी वजह से, वाटर करंट के द्वारा। रेस्पिरेशन एक्सचेंज, अर्थात रेस्पिरेटरी एक्सचेंज जो होता है वो किसके माध्यम से होगा, वाटर करंट के माध्यम से होगा। रिमूवल ऑफ वेस्ट, अर्थात जो वेस्ट मटेरियल्स होंगे, अपशिष्ट पदार्थ होंगे, वो भी वाटर करंट के माध्यम से बाहर जाएंगे। एज वेल एज द रिप्रोडक्शन, और प्रजनन की प्रक्रिया भी, जिसमें जो स्पर्म और ओवा होता है, इन दोनों का जो यूनियन होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है, ये थ्रू वाटर करंट के माध्यम से ही होता है। तो इन चार चीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल है। ये ऑप्शन में चारों आएगा, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वाटर करंट के माध्यम से इनकी कौन कौन सी वाइटल एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है। तो ये चारों कौन कौन से, फूड गैदरिंग, दैट इज द रेस्पिरेशन एक्सचेंज, रिमूवल ऑफ वेस्ट एज वेल एज द रिप्रोडक्शन, ये चारों क्रियाएं वाटर ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट पाथवे के द्वारा ही होता है। ठीक, एक अगर सिंपल वे में बच्चों हम बात करें तो ये देखिए एक फिगर है, फिगर के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहली जो ओपनिंग होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं। तो सबसे पहली ओपनिंग जो होती है ये ऑस्टिया होती है, डर्मल ऑस्टिया होती है। ऑस्टिया के माध्यम से वाटर अंदर की ओर जाता है, इसको हम कहते हैं इनकरेंट कैनाल। क्या कहते हैं, इनकरेंट कैनाल। और ये ऑस्टियम हो बच्चों, ऑस्टियम को बनाने के लिए सेल्स होते हैं, उस सेल्स को हम क्या कहते हैं, पोरोसाइट सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पोरोसाइट सेल्स। अर्थात ये पोरोसाइट सेल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, सॉरी नहीं, ऑस्टिया जो होते हैं, ऑस्टिया बाहर की ओपनिंग है। ऑस्टिया से वाटर जो एंट्री करेगा वो कहाँ जाएगा, इनकरेंट कैनाल में। इनकरेंट कैनाल के बाद जैसा आप देख रहे हैं बच्चों, तो इनकरेंट कैनाल के बाद एक ओपनिंग होगी, ये देखिए ये है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, अर्थात ये पोरोसाइटिक सेल मिलकर, पोरोसाइट्स जो है मिलकर बनाती हैं, ये पोरोसाइट्स मिलकर पोर बनाती हैं, छिद्र बनाती हैं। और ये क्या होता है, इसके माध्यम से अब जो इनकरेंट कैनाल में ये वाटर है, ये किसके माध्यम से जाएगा, यहाँ आप देखिए, ये देखिए, ये प्रोसोपाइल, क्या है, प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल के द्वारा इसी को, अर्थात ये प्रोसोपाइल कौन बनाती हैं, आप इसको रिमार्क कर लेंगे, जो पोरोसाइट सेल्स हैं वो क्या बनाती हैं, प्रोसोपाइल्स बनाती हैं। तो पोरोसाइट्स क्या बनाती हैं, प्रोसोपाइल्स। ये प्रोसोपाइल्स की ओपनिंग जो होती है, ये क्या करेगा कि इनकरेंट कैनाल से वाटर को ले जाएगा रेडियल कैनाल में। किस में ले जाए, एक बार फिर से आप समझिए, बाहर से जो वाटर होता है H2O एक्सटीरियर से ऑस्टियम के माध्यम से आएगा इनकरेंट कैनाल में। इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल खुलता है, और इस प्रोसोपाइल बनाने के लिए सेल्स होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, पोरोसाइट्स कहते हैं। तो ये प्रोसोपाइल जब खुलेगा तो इसके माध्यम से वाटर चलाएगा रेडियल कैनाल में। रेडियल कैनाल कैसे बनता है बच्चों, ये इनका जो बॉडी वॉल होता है यही इनफोल्ड करके रेडियल कैनाल बनाता है। क्या है, अर्थात इनके बॉडी वॉल का इनफोल्डिंग जो होता है उसी को हम रेडियल कैनाल कहते हैं। तो रेडियल कैनाल में जो वाटर है कहाँ से आया है, रेडियल कैनाल में वाटर इनकरेंट कैनाल से होता आया है, थ्रू किसके, प्रोसोपाइल्स के माध्यम से। अर्थात प्रोसोपाइल्स के माध्यम से इनकरेंट कैनाल से वाटर रेडियल कैनाल में आया है। अब रेडियल कैनाल से वाटर कहाँ जाएगा, रेडियल कैनाल से बच्चों एक और ओपनिंग होती है जिसको हम कहते हैं एपोपाइल। क्या होता है, रेडियल कैनाल से एपोपाइल के थ्रू ये वाटर जो होता है वो चला जाता है कहाँ, वो चला जाता है एक्स करेंट कैनाल में, और एक्स करेंट कैनाल के बाद वो चला जाता है स्पॉन्जोसिल कैविटी में। आप इसको रिमार्क कर लेंगे, जान लेंगे। तो वाटर का करंट यहाँ देखिए बहुत अच्छे ढंग से बताया गया है। ऑस्टिया के द्वारा वाटर जाएगा इनकरेंट कैनाल में, इनकरेंट कैनाल के बाद प्रोसोपाइल्स के माध्यम से वाटर जाएगा रेडियल कैनाल में। रेडियल कैनाल क्या होता है, वाटर जो उनका बॉडी वॉल होता है उसी का इनफोल्डिंग होता है। रेडियल कैनाल के बाद एपोपाइल खुलेगा और वाटर चला जाएगा स्पॉन्जोसिल कैविटी में, है ना, अर्थात एट्रियम में चला जाता है। ठीक, एक चीज़ और यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्या, अर्थात इसमें देखिए ये जो स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, दो प्रकार के स्पिक्यूल्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एक है मोनो एक्सान स्पिक्यूल्स, अर्थात जिसमें एक एक्सिस देखने को मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, मोनो एक्सान स्पिक्यूल्स। ये बाहर की ओर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे स्पॉन्जोसिल कैविटी जहाँ इनका एट्रियम है,
है ना, अर्थात पैरागैस्ट्रिक कैविटी जिसके द्वारा प्रोटेक्शन इनको प्रोवाइड होता है, जिसके द्वारा प्रोटेक्ट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइएक्सान स्पिक्यूल्स कहते हैं। अर्थात 3 एक्सिस के बने हुए कांटे पाए जाते हैं, स्पिक्यूल्स पाई जाती हैं, है ना। अर्थात इंटरनल स्केलेटन के रूप में इनमें जो ट्राइएक्सान स्पिक्यूल्स होता है वो कहाँ देखने को मिलेगा, स्पॉन्जियोसेल कैविटी को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जबकि बाहर के आउटर लेयर के रूप में अगर हम देखें तो बाहर के जो देखने को मिल रहा है उसको हम क्या कहते हैं, मोनोएक्सान स्पिक्यूल्स कहते हैं। ठीक, अच्छा, साथ ही साथ आप देखिए बाहर का जो होता है जिसको हम कहते हैं एपिडर्मिस ना, ये तो हमने बता दिया। अगला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ देखिए ओवम दिखाई दे रहा है। ये ओवम कौन बनाता है बच्चों, आर्कियोसाइट सेल्स बनाती हैं, जिसको हम टोटिपोटेंट सेल्स कहते हैं। और ये जो सेल्स होते हैं वो एक प्रकार के एमीबॉयड सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, अर्थात अमीबोसाइटिक सेल्स होती हैं। और ये कोशिकाएं सब कहाँ देखने को मिलती हैं, अर्थात दोनों लेयर, जो एक कोइनोडर्म होता है और पिनेकोडर्म, अर्थात आउटर पिनेकोडर्म और अंदर का जो कोइनोडर्म होता है, इनके बीच में जो एक जिलेटिनस मैट्रिक्स होता है, जो नॉन सेलुलर जिलेटिनस मैट्रिक्स होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेसोकाइम कहते हैं, या क्या कहते हैं, मेसोहयाल कहते हैं। इसी के बीच में ये क्या पाए जाते हैं, गैमीट्स पाए जाते हैं। इस पर ओवा जो होते हैं ये कौन बनाते हैं, टोटिपोटेंट सेल्स बनाती है, जिसको हम आर्कियोसाइट सेल्स कहते हैं। और ये कोशिकाएं एक प्रकार के अमीबॉयड सेल्स होती हैं या अमीबोसाइटिक सेल होती हैं। और ये सेल कहाँ देखने को मिलती हैं, मेसेनकाइम में देखने को मिलेंगे, मेसोहयाल में देखने को मिलती हैं। तो ये देखिए यहाँ लिखा गया मेसोग्लिया, है ना। तो ये सब चीज़ें आप इसको बहुत अच्छे से देख लेंगे, ये फिगर बहुत ही ज़रूरी है। जैसे यहाँ देखिए अमीबोसाइट सेल दिखाई दे रहा है, तो अमीबोसाइट सेल्स होते हैं, ये कहाँ पाए जाएंगे, बीच के पार्ट में ही पाए जाते हैं। अर्थात ये मेसोग्लिया में ही देखने को मिलते हैं, या फिर मेसोहयाल में देखने को मिलते हैं, या फिर मेसोकाइम में देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल फिगर है। ठीक, आइए बात करते हैं आगे। इस प्रकार से अब देखिए, अगर हम बात करें इनफ्लो ऑफ वाटर, तो यहाँ देखिए आउटसाइड से वाटर कहाँ गया, डर्मल ऑस्टिया के द्वारा कहाँ जाएगा, इनकरेंट कैनाल में। इनकरेंट कैनाल से क्या होता है, प्रोसोपाइल खुलेगा, कहाँ जाएगा, रेडियल कैनाल में, जो उनके क्या होता है, अर्थात उनका जो पैरागैस्ट्रिक कैविटी होता है वही थोड़ा सा इनलॉर्ज हो जाता है, इनफोल्डेड, उनकी जो बॉडी वॉल होती है इनफोल्ड होकर थोड़ा सा कैसी बन जाती है, क्वाइल्ड बन जाती है, और वही रेडियल कैनाल बना देती है। तो रेडियल कैनाल से फिर वाटर कहाँ जाएगा, एपोपाइल में, एपोपाइल की ओपनिंग से फिर कहाँ जाएगा, एक्सकरेंट कैनाल में, फिर स्पॉन्जियोसेल कैविटी में, और ऑस्कुलन के माध्यम से बाहर की ओर चला जाता है। तो ये इनका क्या है, ये बहुत अच्छा सीक्वेंस है, ये पाथवे है, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। तो ये पाथवे है, इसी पाथवे के माध्यम से क्या होता है, वाटर सर्कुलेट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। अब ये देखिए स्पॉन्जेस में जो होता है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। स्पॉन्जेस हैव 3 टाइप्स ऑफ द कैनाल सिस्टम। स्पॉन्जेस में 3 प्रकार के कैनाल सिस्टम देखने को मिलते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के कैनाल सिस्टम देखने को मिलेंगे। पहला है स्केनॉइड, दूसरा है साइक्नोइड, और तीसरा है लिकोनॉइड। आप इसको कहीं लिख लेंगे, यही पूछा भी जाता है। तो स्पॉन्जेस में 3 प्रकार के कैनाल सिस्टम देखने को मिलते हैं, है ना, अर्थात सिंपलेस्ट टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं, अर्थात ना सिंपलेस्ट टू कॉम्प्लेक्स की ओर अगर जाए हम देखते हैं तो 3 प्रकार के कैनाल सिस्टम देखने को मिल रहे हैं, स्केनॉइड, साइक्नोइड एज वेल एज द लिकोनॉइड, है ना। तो देखिए इन सब में अलग अलग हम देखते हैं कि किस में कौन सा पाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एस्केनॉइड टाइप ऑफ द कैनाल सिस्टम होता है वो कैसा होता है। ये एक प्रकार का सिंपल कैनाल सिस्टम होता है। यहाँ देखिए कैनाल सिस्टम रिफर्स टू मेथड्स ऑफ द वाटर फ्लो थ्रू आउट द स्पंज। कैनाल सिस्टम जो होता है ये किसके लिए बना हुआ है, वाटर फ्लो करने के लिए, अर्थात ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के लिए, वाटर करंट को फ्लो करने के लिए कैनाल सिस्टम। जिस प्रकार से हम लोगों में सर्कुलेटरी सिस्टम बनाया गया है, ब्लड को फ्लो करने के लिए हमारे वेसल्स पाई जाती हैं, सच एज द आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज, जो हार्ट के द्वारा हमारा क्या हो रहा है, सर्कुलेट होता है। और ये क्या होते हैं, वेसल्स के माध्यम से हमारे टिश्यूज़ को पहुँचते हैं, हमारी कोशिकाओं को पहुँचती हैं। तो ठीक इसी प्रकार से बच्चों इनमें ब्लड नहीं है, और इनमें वेल डेवलप्ड हार्ट नहीं है, वेल डेवलप्ड इसमें वेसल्स नहीं है। इनमें जो टोटल सिस्टम जो परफॉर्म हो रहा है सर्कुलेशन के लिए उसको हम वाटर कैनाल सिस्टम कहते हैं। ब्लड के रूप में इसमें वाटर सर्कुलेट हो रहा है, जैसे हम लोगों में ब्लड सर्कुलेट होता है वैसे यहाँ वाटर सर्कुलेट हो रहा है। जिस प्रकार से हम लोगों में वेसल्स पाई जाती हैं, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज, वैसे इनमें क्या पाया जा रहा है, वाटर कैनाल सिस्टम देखने को मिल रहा है। तो वही कह रहा है कैनाल सिस्टम रिफर्स टू मेथड ऑफ वाटर फ्लो थ्रू आउट दी स्पंज। स्पंज के शरीर के अंदर वाटर को फ्लो करने के लिए जो मेथड्स पाया जाता है उस मेथड्स को हम क्या कहते हैं, कैनाल सिस्टम कहते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कैनाल सिस्टम। 3 प्रकार के कैनाल सिस्टम देखने को मिल रहे हैं। पहला है सिंपल स्केनॉइड, दूसरा है एडवांस्ड साइक्नोइड, और तीसरा है कॉम्प्लेक्स लिकोनॉइड, है ना। तो सबसे पहले हम ये बात करें अगर, तो सिंपल वाला कौन सा है, ये देखिए ये सिंपल बनाया गया है ना। जैसा कि इस फिगर में आप देखिए, ये जो आप सिंपल देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना, ये स्केनॉइड टाइप है, एकदम सिंपल है। और ये थोड़ा सा जो एडवांस बन जाता है इसको हम क्या कहते हैं, साइक्नोइड, और जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसको हम क्या कहते हैं, लिकोनॉइड, है ना। तो ये देखिए पहले अगर हम बात करें सिंपल वाले में,
वाटर इंटर्स स्पॉन्जोसिल बाय इनकरेंट ओपनिंग ऑफ द पोर सेल्स, अर्थात वाटर जो होता है स्पॉन्जोसिल कैविटी के अंदर केवल और केवल किसके माध्यम से इंटर करेगा, इनकरेंट ओपनिंग के द्वारा, अर्थात केवल इनकरेंट कैनाल पाया जाएगा और इनकरेंट कैनाल के माध्यम से सीधे वाटर कहाँ देखने को मिलेगा, स्पॉन्जोसिल कैविटी में देखने को मिलेगा या फिर पैरागैस्ट्रिक कैविटी में देखने को मिलेगा, है ना। किसके माध्यम से जा रहा है, एक पोर के माध्यम से जिसको हम ऑस्टिया कहते हैं। सेल्स लाइनिंग द पैरागैस्ट्रिक cells lining the spongocoel absorb the nutrients and oxygen and left over water in expelled out through the osculum। कह रहा है कि यही कोशिकाएं जो होती हैं सेल्स के माध्यम से ही, जो स्पॉन्जोसिल होता है ये क्या करता है, वाटर और ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को क्या करता है, अंदर लेता है, एब्जॉर्ब करता है। तो जो इनके चारों तरफ सेल, अर्थात जो चारों तरफ के सेल हैं जो एसेंशियल चीज़ों को अंदर ले आने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं बच्चों, वो पैरागैस्ट्रिक कैविटी में या फिर स्पॉन्जोसिल कैविटी में किसको ले जाती हैं, न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को। तो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन ऑस्टिया के माध्यम से पैरागैस्ट्रिक कैविटी में आती हैं और अपशिष्ट मटेरियल को वाटर क्या करता है, एक्सपेल आउट कर देता है, किसके माध्यम से, ऑस्कुलम के द्वारा। एकदम सिंपल वे का जो कैनाल सिस्टम है जिसमें छोटे छोटे जो पोर पाए जाएंगे वो न्यूट्रिएंट्स को या फिर ऑक्सीजन को किसके अंदर, पैरागैस्ट्रिक कैविटी के अंदर किसके थ्रू इनकरेंट कैनाल के माध्यम से ले आएंगे। साथ ही साथ जो अपशिष्ट मटेरियल है वो वाटर करंट के माध्यम से केवल और केवल ऑस्कुलम द्वारा बाहर की ओर एक्सपेल आउट हो जाते हैं। अर्थात यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रोसोपाइल और एपोपाइल ये सब देखने को नहीं मिल रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये सिंपल कैनाल सिस्टम है। आइए बात करते हैं एडवांस कैनाल सिस्टम में, जिसको हम क्या कहते हैं, एस्कोनाइड टाइप का कैनाल सिस्टम जिसमें देखने को मिले। आप इसको रिमार्क कर लेंगे, सिंपल कैनाल सिस्टम को हम क्या कहते हैं, एस्कोनाइड टाइप का कैनाल सिस्टम, और ये किस में देखने को मिलेगा, ल्यूकोसिलेनिया में, है ना। एडवांस टाइप हम बात करते हैं एस्कोनाइड का। द बॉडी वॉल इज फोल्डेड अकोमुलेटिंग मोर पोर्स विदाउट इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द स्पंज। इसमें क्या होता है, ये देखिए ये फोल्ड किया हुआ है, इसमें आप देखिए अच्छा से दिखाई देगा, ये देखिए और अच्छा से इसमें दिखाई देगा, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है, ये इनका बॉडी वॉल क्या हो गया, एकदम ऐसे इनफोल्ड कर गया, इस प्रकार से इनफोल्ड कर गया ना। तो ये इनफोल्डिंग है, इसी को हम क्या कहते हैं, रेडियल कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं रेडियल कैनाल, ये इनफोल्ड करके रेडियल कैनाल बना लेता है। तो जो इनफोल्डिंग टाइप का रेडियल कैनाल सिस्टम आप देख रहे हैं, ये किस में पाया जाएगा, स्काइफा में देखने को मिल रहा है ना, ठीक। तो यही है, द बॉडी वॉल इज फोल्डेड। इनमें बॉडी वॉल क्या होता है, इनका जो बॉडी वॉल होता है वही फोल्ड होके क्या बना लेता है, रेडियल कैनाल बना लेता है, अक्मुलेटिंग मोर पोर्स, और इसमें बहुत सारे पोर्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे छिद्र देखने को मिलेंगे, विदाउट इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द स्पंज। और ये स्पंज की साइज को बढ़ाने लायक नहीं होते, अर्थात ये स्पंज की साइज को बढ़ा नहीं सकते हैं, है ना। तो इनका जो बॉडी होता है वो क्या होता है, इनफोल्डेड होता है ना। अर्थात इनका जो बॉडी वॉल होता है वो इनफोल्ड हो जाए, इंटरनल इनफोल्ड करके क्या बना लेता है, अर्थात ये पैरागैस्ट्रिक कैविटी के लेयर को थोड़ा सा इनके जगह को बढ़ा सकता है, ठीक, लेकिन इनके साइज को बढ़ा नहीं सकता है, ठीक। अगला जो है बच्चों कॉम्प्लेक्स टाइप का जो कैनाल सिस्टम होता है उसको हम क्या कहते हैं, लिकोनाइड कैनाल सिस्टम कहते हैं। दिस कैनाल सिस्टम इज एक्सटेंसिवली ब्रांचेस, अर्थात ये क्या होता है, इस प्रकार का कैनाल सिस्टम जो होता है ये हाईली ब्रांच्ड होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए ब्रांच बन गया है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स बन जा रहा है। तो दिस टाइप ऑफ द कैनाल सिस्टम इज एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड एंड दस मोर कॉम्प्लेक्स, इसलिए कैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक। तो पहला देखिए जो कैनाल सिस्टम मैंने बताया कि जो सिंपल टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है जिसको हम एस्कोनाइड कहते हैं। तो ये एस्कान टाइप का जो कैनाल सिस्टम है बच्चों वो किस में देखने को मिलेगा, ल्यूकोसिलेनिया में। यही आप रिमार्क कर लेंगे, यही आप लिखिए, कॉपी में लिख लेंगे, एस्कान टाइप ऑफ द कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन ल्यूकोसिलेनिया। कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। एस्कान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम किस में देखने को मिलेगा, ल्यूकोसिलेनिया, जिसमें वाटर का जो फ्लो होता है वो बहुत सिंपल माध्यम से होता है, बहुत सिंपल ढंग से होता है, ठीक। यहाँ देखिए छोटे छोटे ओपनिंग दिखाई दे रहे हैं, इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया। ऑस्टिया के माध्यम से सीधे वाटर कहाँ जा रहा है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी में। तो ऑस्टिया के माध्यम से पैरागैस्ट्रिक कैविटी में आएगा और फिर ऑस्कुलम द्वारा बाहर की ओर चला जा रहा है, ठीक। तो इस प्रकार का कैनाल सिस्टम किस में देखने को मिलेगा, ये ल्यूकोसिलेनिया में। ऐसा देखिए आप फिगर में देखिए, यहाँ से देखिए, ये देखिए वाटर को दिखाया जा रहा है, ये कोइनोडर्म होता है। अर्थात कोइनोडर्म क्या होता है, जो कॉलर सेल बनाती है, अंदर का जो लेयर होता है उसको हम कोइनोडर्म कहते हैं, है ना। बाहर का जो लेयर होता है उसको हम पिनाइकोडर्म कहते हैं। जो रेड में दिख रहा है ये रेड वाला क्या है, पिनाइकोडर्म है, और अंदर जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर में ये क्या है, कोइनोडर्म है। तो इंटरनल जो बॉडी वॉल का लेयर होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोइनोडर्म,
और बाहर का जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, पिनेकोडर्म कहते हैं। तो पिनेकोडर्म कौन बनाते हैं, पिनेकोसाइट सेल्स बनाती हैं, और कोइनोडर्म कॉलर सेल्स बनाती है या कोइनोसाइट सेल्स बनाती है। जो फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल होती हैं वो इंटरनल लेयर को बनाती हैं, ठीक। बीच वाला जो होता है जिसके अंदर मैट्रिक्स भरा होता है, ये वाला पार्ट जिसमें क्या होता है, जिलेटिनस मैट्रिक्स भरा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मीजेनकाइम या मीजोहयाल कहते हैं, है ना। और ये बहुत बड़ा सा जो कैविटी बन रहा है जिसके अंदर वाटर आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जोसिल कैविटी कहते हैं, है ना। ये देखिए, ये जो और ये जो स्पॉन्जोसिल कैविटी है बच्चों, ये गैदर्ड होती है, घिरी होती है फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल से, है ना। यही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गैस्ट्रोसिल कैविटी होती है वो लिकोसिलोनिया में किसके द्वारा गैदर्ड होती थी। ये देखिए फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल से ये गैदर हुई है ना। ये इसको हम कोइनोसाइट्स कहते हैं या फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल कहते हैं, है ना। और ये जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, जो ओपनिंग होती है, ये ओपनिंग इसको हम क्या कहते हैं, डर्मल ऑस्टिया कहते हैं, और बाहर की ओपनिंग को हम ऑस्कुलम कहते हैं। तो यही चीज़ है कि इसमें डर्मल ऑस्टिया के द्वारा वाटर अंदर की ओर जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पैरागैस्ट्रिक कैविटी में जाएगा, और फिर यहाँ से अपशिष्ट मटेरियल को या तो फिर रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट को लेकर ये ऑस्कुलम के माध्यम से बाहर की ओर ले जाता है। तो इस प्रकार का कैनल सिस्टम जो होता है, ये सिंपल कैनल सिस्टम है जो ल्यूकोसिलेनियम देखने को मिलती है, और इसको हम एस्कान टाइप ऑफ कैनल सिस्टम कहते हैं। आइए इसका वाटर फ्लो देख लेते हैं। यहाँ देखिए, दिखाई दे रहा है, देखिए ये दिखाई दे रहा है कि डर्मल ऑस्टिया के माध्यम से वाटर अंदर की ओर गया है। कहाँ गया है, स्पॉन्जोसिल कैविटी में। इसको क्या कहते हैं, छोटी छोटी जो ओपनिंग होती है इसको हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया, और फिर ऑस्कुलम के माध्यम से बाहर की ओर चला गया, है ना। अगर हम इसको एक प्लॉट के रूप में देखें तो देखिए कैसे दिखाया गया। डर्मल पोर्स अर्थात जो ऑस्टिया होता है ये खुलता है, कहाँ जाता है, इंटरनल ऑस्टिया में जाता है, अर्थात जिसको हम इनकरेंट कैनाल कहेंगे। इसके माध्यम से ये कहाँ चला जाता है, स्पॉन्जोसिल कैविटी में या पैरागैस्ट्रिक कैविटी में। फिर ऑस्कुलम के माध्यम से ये क्या होता है, बाहर की ओर निकल जाता है। और इस प्रकार का जो कैनाल सिस्टम होता है इसको हम क्या कहते हैं, एस्कान टाइप का कैनाल सिस्टम। किसमें देखने को मिलता है, ल्यूकोसिलेनिया में, ठीक। और दूसरा देखिए, इस प्रकार का कैनाल सिस्टम ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो गया, थोड़ा सा एडवांस हो गया, कम्प्लेक्स नहीं एडवांस हो गया। एडवांस क्या हो गया, एडवांस ये हो गया कि इसका बॉडी वॉल क्या है, इनफोल्डेड हो गया। इस प्रकार से देखिए इनफोल्डिंग देखने को मिल रहा है, और यही इनफोल्डेड जो ये बॉडी वॉल होता है ये क्या बना लेता है, रेडियल कैनाल बना लेता है। तो इसमें कैसे फ्लो होगा वाटर का, तो यहाँ देखिए आउटसाइड से वाटर क्या होगा, डर्मल ऑस्टिया खुलेगा। डर्मल ऑस्टिया खुलने के बाद वो क्या करेगा, अर्थात किसके माध्यम से, अब ये क्या होता है, प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल के माध्यम से ये चला जाएगा कहाँ, रेडियल कैनाल में। और रेडियल कैनाल से फिर क्या करेगा, यहाँ एपोपाइल खुलेगा, एपोपाइल के बाद चला जाएगा स्पॉन्जोसिल कैविटी में या पैरागैस्ट्रिक कैविटी में, और फिर ऑस्कुलम के माध्यम से बाहर की ओर चला जाता है। तो इस प्रकार का जो होता है एडवांस टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है। तो यहाँ थोड़ा इसको देखिए, इसके फिगर को अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ देखिए ये वाटर करंट को दिखा रहा है, ये इन करंट कैनाल है। मैंने बताया ना कि सबसे बाहर ये इधर का जो पानी होता है ये कहाँ जाएगा, ये डर्मल ऑस्टिया के माध्यम से ये चला जाएगा। ये जो वाइट वाइट पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाइट पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इन करंट कैनाल। तो ये क्या होगा, अर्थात यहाँ डर्मल ऑस्टिया होगा, डर्मल ऑस्टिया से जाएगा इन करंट कैनाल में। इन करंट कैनाल से क्या खुलता है, यहाँ प्रोसोपाइल खुलेगा, ये देखिए प्रोसोपाइल। अब प्रोसोपाइल जब खुलेगा तो ये चला जाता है रेडियल कैनाल में। ये सब ये जो इनफोल्डेड है इसको हम क्या कहते हैं, सॉरी एक बार हम दिखा देते हैं, ये जो इनफोल्डेड है इसको हम क्या कहते हैं, रेडियल कैनाल। तो इस रेडियल कैनाल के अंदर जो वाटर जाता है ये कब जाता है, जब ये प्रोसोपाइल खुलता है। तो प्रोसोपाइल क्या करता है कि इन करंट कैनाल, ये जो व्हाइट वाला पार्ट देख रहे हैं कि इन करंट कैनाल से प्रोसोपाइल खुलता है तो वाटर चला जाता है रेडियल कैनाल में। और रेडियल कैनाल जब खुलेगा ये, तो यहाँ जो खुलेगा, फिगर एक बार फिर से देखिए, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहे हैं, ये देखिए ये जब खुलेगा ये, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रोसोपाइल कहेंगे। देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है, सॉरी एपोपाइल कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, एपोपाइल। अब जब ये एपोपाइल खुलेगा तो ये रेडियल कैनाल से वाटर कहाँ चला जाता है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी में चला जाता है, ठीक। तो इस प्रकार का जो कैनाल सिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं, साइकॉन टाइप ऑफ द कैनाल सिस्टम। क्या कहते हैं, साइकॉन या साइकोनॉइड टाइप ऑफ द कैनाल सिस्टम। और ये स्काइफा में देखने को मिलता है, किसमें देखने को मिलेगा, स्काइफा में देखने को मिलता है या साइकॉन में देखने को मिलेगा, ठीक। अब इसके अगर हम वाटर फ्लो को देखें तो यहाँ देखिए बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है। वाटर फ्रॉम द आउटसाइड किसके द्वारा, डर्मल ऑस्टिया खुलेगा, इन करंट कैनाल में आएगा, फिर प्रोसोपाइल खुलेगा, रेडियल कैनाल में आएगा, फिर एपोपाइल खुलेगा, स्पॉन्जोसिल कैविटी में जाएगा, फिर ऑस्कुलम के द्वारा बाहर की ओर चला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो वाटर आउटसाइड से डर्मल ऑस्टिया के थ्रू चला जाएगा इन करंट कैनाल में, फिर प्रोसोपाइल खुलेगा, रेडियल कैनाल में जाएगा, फिर एपोपाइल खुलेगा, स्पॉन्जोसिल कैविटी में जाएगा, फिर ऑस्कुलम के माध्यम से बाहर की ओर चला जाता है ना। तो ये रहा किसका,
अर्थात जो एडवांस टाइप है। अगला देखते हैं हम कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ द कैनाल सिस्टम। ये देखिए, ये कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है जो बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड हो जाता है, हाईली ब्रांच्ड देखने को मिल रहा है ना। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ एक्स करेंट कैनाल देखने को मिलेगा, इन करेंट कैनाल देखने को मिलेगा, प्रोसोपाइल देखने को मिलेगा, एपोपाइल देखने को मिलेगा, है ना, ऑस्कुलम देखने को मिलेगा, ऑस्टिया देखने को मिलेगा। ये इस प्रकार का जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम आप देख रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम कहते हैं, या लिक्विनॉइड टाइप ऑफ द कैनाल सिस्टम। ये स्पॉन्जिला में देखने को मिलता है, जिसको हम फ्रेश वाटर स्पंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेश वाटर स्पंज। तो ये फ्रेश वाटर स्पंज में इस प्रकार का कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है, जिसको हम लिक्विन टाइप या फिर लिक्विनॉइड टाइप ऑफ द कैनाल सिस्टम कहते हैं। आप इसको कॉपी में रिमार्क कर लेंगे। कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ द कैनाल सिस्टम या लिक्विनॉइड टाइप ऑफ द कैनाल सिस्टम किस में देखने को मिलता है? स्पॉन्जिला में देखने को मिलता है। स्पॉन्जिला एक प्रकार का फ्रेश वाटर स्पंज होता है। तो इसका देखिए, इसका जो पाथवे है, वाटर का पाथवे, वो इस प्रकार से है। डर्मल ऑस्टिया के द्वारा कहाँ आएगा? सब डर्मल स्पेसेस में, है ना। सब डर्मल स्पेसेस के बाद ये कहाँ चला जाता है? प्रोसोडस में चला जाता है व्हेन प्रेजेंट। अगला फिर प्रोसोपाइल में जाता है, फिर ये प्रोसोपाइल खुलेगा तो कहाँ जाएगा? फ्लैजिलेटेड चैम्बर में जाएगा। फिर एपोपाइल खुलेगा तो एपोडस में चला जाता है, अगर प्रेजेंट होता है तो। जरूरी नहीं कि हर एक स्पीसीज में पाया जाए। अगला फिर उसके बाद एक्सकरेंट कैनाल में चला जाता है, फिर क्या किया जाता है? गैस्ट्रोसिल कैविटी या लार्ज कैनाल में जाता है, फिर ऑस्कुलम के माध्यम से बाहर चला जाता है। ठीक, तो इस प्रकार का कैनाल सिस्टम जो होता है वो ब्रांच्ड टाइप का जो स्पंजेस होते हैं उसमें देखने को मिलते हैं, अर्थात इसको हम ब्रांच्ड कैनाल सिस्टम कहेंगे, या फिर कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ द कैनाल सिस्टम कहेंगे, या फिर लिक्विनॉइड टाइप ऑफ द कैनाल सिस्टम कहते हैं, जो किस में देखने को मिलेगा? स्पॉन्जिला में देखने को मिलता है, फ्रेश वाटर स्पंजेस में देखने को मिलता है। ठीक, It is the system of pores, chambers and canals through which water circulate। तो ये क्या होता है? ये एक प्रकार का सिस्टम्स है जो किससे मिलकर बना हुआ है? पोर से, चैम्बर से या कैनाल से मिलकर बना हुआ है, जिसके माध्यम से वाटर क्या करता है? सर्कुलेट करता है। ठीक, द पाथवे ऑफ द वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन, अर्थात ये वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन है ये किसके लिए उपयोगी है? फूड गैदरिंग करने के लिए, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के लिए, रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए, एज वेल एज द रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक, तो जैसा कि बच्चों आप फिगर में देखिए, ये देखिए बहुत अच्छा से यहाँ एनिमेशन दिख रहा है। तो इसमें क्या होता है, अगर हम इसको इंलॉर्ज कर दें, थोड़ा सा बड़ा कर दें, तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा पोर आपको देखने को मिल रहा है ना। ये देखिए छोटे छोटे पोर हैं, छिद्र हैं, और इस छिद्र को हम क्या कहते हैं? ऑस्टिया कहते हैं। अगर आप कलर लेकर स्पंज के आसपास में आप कलर, वहाँ के वाटर में कोई कलर डाल दीजिए, तो आप देखेंगे कि ये कलर क्या होता है, फिर ये ऑस्कुलम के माध्यम से निकलता हुआ दिखाई देता है। ठीक, तो इस प्रकार का बहुत अच्छा एनिमेशन आप देख पाएंगे, है ना। तो ये क्या करते हैं, अर्थात चीज़ों को ये ऑस्टिया के माध्यम से वाटर करंट के थ्रू अंदर लेते हैं और फिर ऑस्कुलम के माध्यम से बाहर की ओर चले जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार का इसमें सिस्टम देखने को है। तो ये तो रहा बच्चों कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम को उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आइए हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विषय में। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, they are hermaphrodite animals, that is the eggs and sperms are produced by the same individuals। ये जो होते हैं बच्चों, ये कैसे होते हैं? ये hermaphrodite ऑर्गेनिज्म होते हैं, अर्थात ये उभयलिंगी होते हैं। ये मोनोसियस होते हैं, अर्थात बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक में ही पाए जाते हैं, अर्थात इसमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक में ही पाए जाते हैं। इस प्रकार से इनमें hermaphrodite नेचर देखने को मिलेगा। अर्थात इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म बच्चों या क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है या फिर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। क्यों? क्योंकि दोनों सेक्स ऑर्गेनिज्म एक में ही है, इसलिए इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन होना क्या होता है? लाजमी होता है। ठीक, तो ये क्या होते हैं? ये इनमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, अर्थात इनमें उभयलिंगी प्रवृत्ति देखने को मिलती है। अर्थात एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल्स, अर्थात एक ही ऑर्गेनिज्म में एग और स्पर्म दोनों चीज़ें क्या होती हैं? बनती हैं। रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल एज वेल एज द सेक्सुअल। इनमें जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है बच्चों, ये अलैंगिक और लैंगिक दोनों होती है। अगर हम बात करें अलैंगिक रिप्रोडक्शन के विषय में, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइदर बाय फ्रेगमेंटेशन, दैट इज द फ्यूजन, और थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ द जेम्यूल्स और बर्ड्स। इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन होता है बच्चों, वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? अर्थात हम इसको कहेंगे एक्सटर्नल बडिंग, अर्थात एक्सटर्नल बडिंग के द्वारा होता है, जिसको हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और दूसरा जो होता है बच्चों, इनमें जेम्यूल्स फॉर्मेशन भी होता है, जिसको हम इंटरनल बड कहते हैं। तो जेम्यूल्स जो होता है बच्चों एक प्रकार का इंटरनल बड बनता है, और जो फ्रेगमेंटेशन होता है एक प्रकार का एक्सटर्नल बड बनता है। अर्थात इसमें एक्सोजीनस एज वेल एज द इंडोजीनस प्रकार का इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो बड का फॉर्मेशन इनमें एक्सटर्नल बड भी बनता है, इंटरनल बड। इंटरनल बड को हम जेम्यूल्स कहते हैं, और एक्सटर्नल बड को हम क्या कहते हैं? जैसे कि जो बड बन जाते हैं फ्यूजन के माध्यम से अलग अपना एक कंप्लीट इंडिविजुअल बना सकते हैं। ठीक, तो इनमें दो प्रकार के आपको देखने को मिल रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो फर्मेंटेशन के द्वारा होगा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, या फिर हम फ्यूजन कहते हैं, और या फिर इंटरनल बडिंग के द्वारा होगा, जिसको हम जेम्यूल्स कहते हैं। ठीक, जैसा कि ये देखिए एक दिखाई दे रहा है फ्रेगमेंटेशन।
कि अगर आप इसके बॉडी को क्या करेंगे, अगर इसके बॉडी को आप चॉप्ड कर दीजिए, अर्थात कैंची से लेकर इसको या फिर ग्राइंडर से लेकर इसको छोटे छोटे पार्ट में क्या कर दीजिए, काट डालिए। काटने के बाद आप देखेंगे कि ये जो चॉप्ड पीसेस होती हैं, ये चॉप्ड पीसेस अगर इसको हम करें कि इसको अगर हम किसी सिल्क ब्लॉटिंग क्लॉथ से इसको हम अगर छान दें, तो यहाँ आप देखेंगे कुछ समय बाद इसके जो पार्टिकल्स हैं, जो मटेरियल्स हैं, ये इस प्रकार से एक साथ क्लस्टर्स बनाते हुए दिखाई देंगे। यहाँ आप देखिए, ये देखिए क्लस्टर्स ऑफ सेल्स, अर्थात इनकी, क्योंकि इनमें होता क्या है, इनमें बच्चों कोई आर्गन तो है नहीं कि आप इसको काट देंगे तो आर्गन डैमेज हो जाएगी, इसमें केवल और केवल कोशिकाएं हैं। तो ये क्या होती हैं, सभी कोशिकाएं क्लस्टर्स बना लेती हैं, एक साथ गैदरिंग होने लगती हैं। क्लस्टर्स बनाने के बाद आप देखेंगे कुछ समय बाद यहाँ रेटिकुलेट रीयूनियन मॉस देखने को मिलेगा, अर्थात एक जालिका सदृश संरचना बना लेते हैं, आपस में फिर से ये मिलने लगते हैं, और मिलने के बाद आप देखेंगे कि फॉर्मेशन आप स्पॉन्जलेट बना लेते हैं, और यही स्पॉन्जलेट आगे चल कर क्या होते हैं, एक नया कंप्लीट स्पंज बना सकते हैं। तो स्पंज को बच्चों अगर चाहे जितने पार्टों में आप काट दीजिए, उसको बिल्कुल पीस डालिए, मसल डालिए, तो भी वो क्या होता है, रीजनरेट करके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, ये अर्थात इसमें क्या होता है, रीजनरेशन की बहुत अच्छी टेंडेंसी देखने को मिलती है ना। तो दे हैव द ट्रिमेंडस पावर ऑफ द रीजनरेशन, अर्थात इनमें रीजनरेशन की प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाती है। ठीक, और यही अगर हम ये इंटरनल बड के रूप में देखें तो यहाँ आप देखिए, इसको हम क्या कहते हैं, जेम्यूल्स कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जेम्यूल्स में क्या होता है बच्चों, ये देखिए इस फिगर को बहुत अच्छे से आप देखिए, ये जेम्यूल्स हैं, इसमें 2 लेयर्स पाया जाता है। जेम्यूल्स क्या होता है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब इनके फेवर में, अर्थात इनका जो एनवायरमेंटल कंडीशन अगर फेवरेबल नहीं होता है, अर्थात इनके प्रतिकूल अगर हो जाता है बच्चों, तो उस समय ये क्या करते हैं, ये अपना इंटरनल बड बना लेते हैं अपने बॉडी के अंदर। क्या इनकी जो टॉटिपेटेंट सेल्स होती हैं या फिर आर्कियोसाइट सेल्स होती हैं, वो क्या बनाती हैं, इंटरनल बड बना लेती हैं, और उस इंटरनल बड को ही हम क्या कहते हैं, जेम्यूल्स कहते हैं। तो इंटरनल बड जहाँ बनता है बच्चों, तो इनके जो टॉटिपेटेंट सेल्स होती हैं या आर्कियोसाइट सेल्स होती हैं, वो क्या होता है, इनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए लेयर बना लेती हैं। और वो लेयर क्या होता है, 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। एक होता है आउटर लेयर, जैसा कि आप देख रहे हैं ये आउटर लेयर है, और एक होता है इनर लेयर, अर्थात दोनों लेयर, अर्थात आउटर लेयर और इनर लेयर्स ये क्या होती हैं, ये इनक्लोज होते हैं। और एक आपको छोटी सी ओपनिंग ऐसा देखिए, ये देखिए, ये बाहर की लेयर है और ये अंदर की लेयर है, और इसके अंदर ये देखिए, ये क्या है, जेम्यूल्स है ना, अर्थात ये छोटे छोटे सेल्स देखने को मिल रहे हैं। और ये सेल्स कौन बना रहा है, आर्कियोसाइट्स बना रही हैं। ये जो इंटरनल बड बना रही हैं कौन है, ये आर्कियोसाइट सेल्स बनाती हैं, टोटिपोटेंट सेल्स बनाती हैं। और ये बाहर एक ओपनिंग होता है जिसके माध्यम से ये प्रकटित हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाएंगे, इसी के माध्यम से बाहर की ओर निकलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। तो माइक्रोपाइल एक ओपनिंग होता है जिसके माध्यम से जेम्यूल्स बाहर की ओर निकलते हैं, और 2 कवरिंग है जिसको हम आउटर कवरिंग या इनर कवरिंग कहते हैं। साथ ही साथ इनको प्रोटेक्शन देने के लिए बच्चों क्या पाए जाते हैं, स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। और ये कैसे होते हैं, मोनो एक्सान स्पिक्यूल्स होते हैं, अर्थात चारों तरफ ये देखिए छोटे छोटे कांटे पाए जा रहे हैं। ये स्पिक्यूल्स ये इनको क्या देते हैं, प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। यही स्पिक्यूल्स ही तो इनके इंटरनल कैनाल, वो इंटरनल स्केलेटन है। क्या है ये, इंटरनल स्केलेटन। तो ये जो स्पिक्यूल्स होते हैं ये एक एक्सिस के होते हैं, अर्थात इनको हम मोनो एक्सान स्पिक्यूल्स कहते हैं। ये इनको प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं जो इनके बॉडी लेयर में देखने को मिलते हैं। अंदर का जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरनल बडिंग कहते हैं या फिर जेम्यूल्स कहते हैं। ठीक, किसके माध्यम से बाहर निकलेगा, माइक्रोपाइल के माध्यम से। कब बनता है, अनफेवरेबल कंडीशन में, जब वाटर एकदम सूख जाता है, अर्थात जिस ये हैबिटेट में रहते हैं अगर वहाँ का पानी सूख जाए या फिर वहाँ का जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उनके लिए फेवरेबल ना हो, उनके लिए प्रतिकूल बन जाए, तो उस समय ये क्या करते हैं, इंटरनल बड के रूप में जेम्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, आइए बात करते हैं। जेम्यूल्स आर इंटरनल बड कंटेनिंग आर्कियोसाइट्स मोस्टली प्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस। जेम्यूल्स जो होते हैं बच्चों एक प्रकार के इंटरनल बड्स होते हैं जो किससे मिलकर बने होते हैं, आर्कियोसाइट से। अर्थात ये जेम्यूल्स जो होते हैं ये आर्कियोसाइट सेल से मिलकर बने होते हैं। यही है, आर्कियोसाइट्स ही इसको बनाता है, टोटिपोटेंट सेल्स ही इनको बनाने का काम करता है। मोस्टली प्रोड्यूस बाय द फ्रेश वाटर स्पंज। और ये किसमें, अधिकांशतः किसमें देखने को मिलेगा, स्पॉन्जिला में देखने को मिलता है, फ्रेश वाटर स्पंजेज में देखने को मिलता है। कंसर्न विद द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये क्या करते हैं, एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो जेम्यूल फॉर्मेशन इज अ टाइप ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किस प्रकार का रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और जब कब होता है, ये होता है अनफेवरेबल कंडीशन में, जब क्लाइमेटिक कंडीशन इनके लिए प्रतिकूल हो जाता है। ठीक, इनके लिए फेवरेबल नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चों ये गैमेट फॉर्मेशन के द्वारा होता है। और ये गैमेट कौन से हैं, सेक्स सेल्स दैट इज द स्पर्म एज वेल एज द ओवा अराइजेस फ्रॉम द अनडिफरेंशिएटेड आर्कियोसाइट्स एट द डिफरेंट टाइम्स कॉमनली कॉल्ड एज द
प्रोटेंडरी एंड द प्रोटोजिनी रिस्पेक्टिवली। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, इनमें जो सेक्स सेल्स होता है जिसको हम स्पर्म या ओवा कहते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, ये अनडिफरेंशिएटिंग आर्कियोसाइटिक सेल से बनते हैं जिसको हम टोटिपोटेंट सेल्स कहते हैं। यही टोटिपोटेंट सेल्स या फिर आर्कियोसाइट्स जो होते हैं ये स्पर्म एंड ओवा बनाने का काम करते हैं। और क्या होता है डिफरेंट टाइम, ये कब बनते हैं, अलग अलग समय पर बनते हैं। कॉमनली कॉल्ड एज द, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, मेल सेक्स जो सेल्स है, मेल सेक्स सेल्स अर्थात मेल जो स्पर्म बनाने का काम करता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटेंडरी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्म बनाने वाले सेल को हम प्रोटेंडरी कहते हैं, जबकि ओवम बनाने वाले को हम क्या कहते हैं, प्रोटोजिनी कहते हैं। आप इसको रिमार्क कर लेंगे। तो स्पर्म बनाने वाले को हम क्या कहेंगे, प्रोटेंडरी, और ओवम बनाने वाले को हम क्या कहेंगे, प्रोटोजिनी, है ना। ये दोनों क्या होते हैं, अनडिफरेंशिएटिंग सेल्स होती हैं, टोटिपोटेंट सेल्स होती हैं, एक प्रकार के आर्कियोसाइट सेल्स होते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मेल गैमेट एज वेल एज द फीमेल गैमेट, दैट इज द स्पर्म एज वेल एज द ओवा बोथ। ठीक, दोनों को बनाने का काम करते हैं। इस फिगर के माध्यम से आप देखिए, एक तरफ आपको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई दिया है और दूसरी तरफ सेक्सुअल। ये देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इधर है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे कि इनका जो बॉडी होता है कि बॉडी में ही कहीं ना कहीं कोई बड निकला होता है और वो डिटैच होकर बाहर जाकर एक कंप्लीट न्यू स्पंज बना लेता है ना। अर्थात इस प्रकार का जो बड बना हुआ है बच्चों, ये बाहर की ओर बना है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल बडिंग अर्थात एक्सोजिनस बडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ये एक्सोजिनस बडिंग है, बाहर की ओर है। और ये क्या होता है, इनके बॉडी से डिटैच होकर या तो फिर वहीं आसपास में बना लेता है या फिर कहीं दूर जाके अपनी कॉलोनी डेवलप कर लेता है। और दूसरा जो होता है जिसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन, सॉरी हम जिसको हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बच्चों, चूंकि जो स्पंज होता है वो हार्मोफ्रोडाइट नेचर का होता है, उसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक में होते हैं। इसलिए होता क्या है कि इनमें वाटर करंट के माध्यम से स्पर्म जो होता है क्या करेगा, वाटर के माध्यम से स्पर्म जो होता है वाटर करंट के माध्यम से आस्टिया से होते हुए इनके बॉडी अर्थात कहाँ चला जाएगा, इनके बॉडी के अंदर चला जाता है। कहाँ चला जाता है, बॉडी के अंदर। किसके थ्रू जाएगा, वाटर करंट के द्वारा होकर आस्टिया के माध्यम से स्पर्म क्या करता है, इनके बॉडी के अंदर एंट्री करता है। और बॉडी के अंदर जब एंट्री कर लेगा तो वहाँ जो जिसको हम मेसेनकाइमा कहते हैं या मीजोहयाल कहते हैं, जो बीच वाला लेयर होता है अर्थात कोइनोडर्म और पिनेकोडर्म के बीच का जो जगह होता है जिसको हम जिलेटिनस मैट्रिक्स कहते हैं, वहाँ क्या देखने को मिलता है, वहाँ डेवलप होती रहती है कौन, ओवा। और ये स्पर्म जाके ओवा से क्या कर लेती है, फर्टिलाइज कर लेती है, कर लेता है। अर्थात स्पर्म किससे फर्टिलाइज कर लिया, ओवा से फर्टिलाइज कर। अब जब वो फर्टिलाइजेशन वहाँ हो जाता है तो वो क्या होता है, इंटरनल, आप इसको जान लीजिए फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिल रहा है। क्यों, क्योंकि इनके बॉडी के अंदर हो रहा है। स्पर्म बाहर से आ रहा है, पानी के माध्यम से, वाटर करंट के माध्यम से, थ्रू ऑस्टिया इनके बॉडी के अंदर प्रवेश कर गया, लेकिन ओवा इनके बॉडी के अंदर ही है। कहाँ है, मीजेनकाइमा में है, अर्थात मीजेनकाइम जिसको हम मीजोहयाल कहते हैं, वहाँ है, वहाँ डेवलप हो रही है और वहाँ जाके ये ओवा से फर्टिलाइज कर लेता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने के बाद अब जब वो जायगोट बन जाता है तो जायगोट बाहर की ओर आता है, किसके द्वारा, ऑस्कुलम के माध्यम से। जिस प्रकार से पानी बाहर जाता है, मैंने बताया ना, पानी इंटर करता है ऑस्टिया से और जाता किससे, ऑस्कुलम से। तो इंटर जब पानी कर रहा है तो उसी के माध्यम से स्पर्म इसके बॉडी के अंदर आ गया है और जब वहाँ जायगोट बन जाता है तो उसको बाहर ले जाने के लिए क्या है, वाटर करंट ही बाहर ले जाएगा। तो वाटर करंट ऑस्कुलम के माध्यम से उसके लार्वा को बाहर ले जा रहा है। किसको ले जा रहा है, लार्वा को बाहर ले जाएगा। तो यहाँ दिखाया गया है, यहाँ देखिए ये स्पर्म, देखिए यहाँ स्पर्म जा रहा है, ये फर्टिलाइज होकर यहाँ स्पर्म को दिखाया गया है कि ये बाहर दिखाया गया है, इसके बॉडी के अंदर ये जो चीज़ें हैं ये बॉडी के अंदर हो रही हैं। तो स्पर्म क्या करता है, ये स्पर्म, अच्छा स्पर्म को कैच कौन करता है, स्पर्म को कैच करता है कॉलर सेल या कोनोसाइट्स। जो कोइनोसाइट्स होते हैं उनके अंदर जो फ्लैजला पाया जाता है, वो फ्लैजला ही क्या करता है, स्पर्म को रिसीव कर लेता है और फिर उसको ले जाकर किससे फर्टिलाइज कराता है, अर्थात ले जाकर वो ओवा से फर्टिलाइज कराता है। यहाँ देखिए ये जो सेल्स आप देख रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं हम, ये देखिए कोनोसाइट सेल्स हैं। ये कोनोसाइट सेल्स में ये फ्लैजला है, ये फ्लैजला क्या करते हैं, इसको क्या कर लेंगे, कैच कर लेंगे और कैच करने के बाद ये एक सेल से क्या करते हैं, फर्टिलाइज करा देते हैं। फर्टिलाइज कराने के बाद यहाँ देखिए इसको दिखाया गया है, ये कोनोसाइट सेल्स हैं, ये यही फ्लैजला है, इनको क्या करता है, यहाँ लिखा गया स्पर्म सेल्स इंगल्फ बाय द कोइनोसाइट्स। जो स्पर्म सेल्स होते हैं वो कोइनोसाइट्स के द्वारा क्या कर लेते हैं, इंगल्फ कर लिए जाते हैं थ्रू वाटर करंट। और फिर यहाँ क्या हुआ, देखिए स्पर्म क्या हुआ, ओवा के साथ यहाँ फर्टिलाइजेशन कर रहा है, तो ये फर्टिलाइजेशन हो गया। तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया क्या होती है बच्चों, ये होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बॉडी के अंदर हो रहा है ना, बॉडी कैविटी में हो रहा है। ठीक, अर्थात बॉडी कैविटी के मतलब कहाँ हो रहा है, इनको मीजेनकाइमा में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, मीजेनकाइमा में फर्टिलाइजेशन देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए इस प्रकार से फिर क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया।
एम्ब्रियो के बाद बच्चों क्या बनता है, पहला लार्वा बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एम्फीब्लास्टुला लार्वा कहते हैं। ये एम्फीब्लास्टुला क्या होता है बच्चों, ये जो होता है ये मोटाइल होता है, ये स्विंग करता है। क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ सिलिया देखने को मिल रहा है। क्या है? इसके चारों तरफ बॉडी में सिलिया देखने को मिल रहा है। तो सिलिएटेड जो लार्वा देखने को मिलेगा इस पोरीफेरा में, उसको हम क्या कहते हैं, एम्फीब्लास्टुला लार्वा कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फीब्लास्टुला लार्वा। ये प्लैंक्टोनिक होता है, अर्थात ये तैरता रहता है। कुछ समय बाद क्या होता है, इनके जो सिलिया है वो क्या होते हैं, वो बाहर मतलब गिर जाते हैं। और जो सिलिया बाहर हो जाएंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, अब ये लार्वा जो होता है बच्चों, ये क्या हो गया, अर्थात ये मूवमेंट नहीं कर पाएगा। अब ये धीरे धीरे क्या होता है, सेटल डाउन करता है। कहाँ सेटल डाउन करता है? बिल्कुल बॉटम में, अर्थात वाटर के बॉटम में जाकर ये सेटल डाउन करता है। और ये क्या करता है, कुछ समय बाद ये क्या करता है, न्यू स्पंज बना लेता है। और ये न्यू स्पंज किससे, किसी सबस्ट्रेटम से जुड़ जाता है, अर्थात किसी रॉक से वो क्या होता है, जाके अपना जीवन निर्वहन उसके द्वारा अटैच हो जाता है, अटैच होकर जीवन निर्वहन करने लगता है, एक कंप्लीट कॉलोनी बना लेता है। ठीक, तो इस प्रकार का फर्टिलाइजेशन आप देख रहे हैं, इसको हम कहेंगे सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, यहाँ यही दिखाया गया है। यहाँ देखिए, ये देखिए स्पर्म जो है इसके ओवा से क्या होता है, फर्टिलाइज कर जाता है, अर्थात इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिल रहा है। और ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है बच्चों, ये देखिए मेजेनकाइम में, अर्थात जिसको हम मेसोहयाल कहते हैं, वहाँ हो रहा है। इसको आप लिख लीजिए कहीं, मेसोहयाल या फिर मेजेनकाइम में इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। जो पिनाइकोडर्म कोइनोडर्म के बीच का जो स्पेस होता है, जिसमें जिलेटिनस मैट्रिक्स भरा होता है, वहीं ये होता है। ठीक, तो इस प्रकार से क्या है, ये देखिए अडल्ट मेल है, एडल्ट फीमेल है ना। और इसमें से स्पर्म बाहर ये निकल रहा है, फिर वाटर के माध्यम से कोइनोसाइटिस सेल इसके अंदर ले जाएंगे, फर्टिलाइजेशन यहाँ अंदर हो गया। अर्थात जो मेल एक स्पंज होगा वो स्पर्म को रिलीज करेगा वाटर करंट में, वाटर करंट के माध्यम से वाटर इसको ले जाएगा, है ना, ऑस्टिया के माध्यम से। फिर वो जो कॉलर सेल्स होते हैं उनका जो फ्लैजिला होता है इनको कैच कर लेगा, और फिर ये ले जाकर किससे मिला देगा, ओवा से मिला देगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फिर ऑस्कुलम के माध्यम से क्या होगा, अर्थात ये जाइगोट बाहर आ जाएगा, अर्थात फिर लार्वा बनेगा, इसको फ्री स्विमिंग लार्वा या एम्फीब्लास्टुला लार्वा कहते हैं। फिर इसका मेटामार्फोसिस होगा, और मेटामार्फोसिस होने के बाद एक अडल्ट स्पंज बन जाता है। ठीक, आइए बात करते हैं फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट के विषय में। फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट आर टिपिकली इंटरनल इन मेसेनकाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनमें जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है या फिर अर्ली डेवलपमेंट होता है बच्चों, जहां लार्वा, क्योंकि वहां फर्टिलाइजेशन होने के बाद इनका लार्वल फेज भी बन जाता है, थोड़ा सा डेवलपमेंट भी हो जाता है। जिनका एम्फीब्लास्टुला लार्वा बनता है, जिसके चारों तरफ सिलिया देखने को मिल रहा है, वो कहाँ बन जाता है, वहाँ मेसेनकाइम में ही बन जाता है। ठीक, तो यहाँ आप इसको रिमार्क कर लेंगे, फर्टिलाइजेशन एज वेल एज द अर्ली डेवलपमेंट, दोनों प्रक्रियाएं क्या होती हैं, इंटरनल अर्थात अंदर की ओर हो रही हैं, और कहाँ हो रही हैं, मेसेनकाइम में हो रही हैं। ठीक, स्काइफा स्पंज इज प्रोटोजीनस, दैट इज द ओवा मेच्योर अर्लियर देन द स्पर्मेटोजोआ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। स्काइफा क्या होता है, उसमें प्रोटोजीनस टाइप का कंडीशन देखने को मिलता है, अर्थात यहाँ ओवा पहले मेच्योर होती है, किससे, स्पर्म से, अर्थात स्पर्म से पहले ओवा मेच्योर होती है। तो इस प्रकार की कंडीशन का हम प्रोटोजीनस कंडीशन कहते हैं, और ये कंडीशन केवल और केवल किस में देखने को मिलेगी, स्काइफा में देखने को मिलता है ना। यहाँ देखिए बहुत अच्छे से दिखाया गया है। ये देखिए बाहर से स्पर्म क्या हुआ, किसी दूसरे अर्थात जो मेल स्पंज होगा उससे स्पर्म बाहर रिलीज हो गया रहा है वाटर के द्वारा। ये ऑस्टिया के अंदर, ऑस्टिया के माध्यम से ये अंदर की ओर चला गया, और फिर जब ऑस्टिया के अंदर जाएगा तो यहाँ देखिए, यहाँ एग है, ये एग है अंदर की ओर, अर्थात एग क्या करेगा, एग स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करेगी, और यहाँ फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये देखिए ये बाहर की जो ओपनिंग है इसको हम क्या कहते हैं, ऑस्कुलम। ऑस्कुलम के माध्यम से अर्ली डेवलपमेंट होगा, और उसका जो एम्फीब्लास्टुला लार्वा है ये बाहर की ओर आता है, ये एम्फीब्लास्टुला लार्वा। इसको देखिए, एम्फीब्लास्टुला लार्वा के चारों तरफ क्या देखने को मिल रहा है, फ्लैजिला, वो सॉरी सिलिया देखने को मिल रहा है। देखिए इसकी जो सिलिएटेड बॉडी होती है, चारों तरफ सिलिया देखने को मिल रहा है, एम्फीब्लास्टुला लार्वा है। तो ये एम्फीब्लास्टुला क्या होता है, कुछ समय के लिए वाटर में तैरता है, अर्थात ये मोटाइल होता है, मोटाइल लार्वा होता है। फिर क्या होता है, कुछ समय बाद क्या होता है, सेड आउट हो जाता है। इसका जो सेल्स सिलिया होते हैं वो क्या होते हैं, सेड आउट हो जाते हैं, और ये फिर धीरे 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 सेटल करने लगता है, अर्थात कहाँ, वाटर के बॉटम में जाकर सेटल डाउन होने लगता है। और सेटल होने के बाद जब ये किसी सबस्ट्रेटम से जुड़ जाता है तो इसका कायांतरण होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है, और फिर एक अडल्ट स्पंज बन जाता है, जिसमें आप देखिए ये ऑस्कुलम दिख रहा है, ऑस्टिया दिख रहा है ना। तो इस प्रकार का कंप्लीट इसमें फर्टिलाइजेशन एज वेल एज द अर्ली डेवलपमेंट कहाँ होता है, इंटरनल देखने को मिलता है। फ्लैजिला ऑफ कोइनोसाइट्स कैप्चर स्पर्म एंड प्रोसेस इट टू ओवर डेवलपिंग इन द मेसेनकाइम। जैसा कि मैंने बताया कि जो कोइनोसाइट सेल अर्थात जो कॉलर सेल का फ्लैजिला होता है, जैसा कि मैंने बताया ना, कॉलर सेल ऐसे होता है ना, इस प्रकार से ऐसे,
तो इनका जो फ्लैजला होता है, यही फ्लैजला क्या करता है, स्पर्म को कैप्चर कर लेता है और कैप्चर करने के बाद इसको जो ओवा उसको ले जाके किससे मिलाता है, ओवा से मिलाता है। और ये ओवा कहाँ डेवलप करती रहती है, मेसेंकाइम में, अर्थात जो पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म के बीच का जो जिलेटिनस पार्ट होता है, जो नॉन सेलुलर जिलेटिनस मैट्रिक्स होता है, वहाँ ये पाया जाता है, अर्थात वहीं जाके इसको मिलाने का काम करता है ये। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट हैविंग लार्वल स्टेज विच इज मार्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अडल्ट। इनमें जो डेवलपमेंट होता है बच्चों, विकास की जो प्रक्रिया होती है वो इनडायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट जिसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, वहाँ लार्वल स्टेजेस देखने को मिलती है ना। तो इसमें क्या होता है, लार्वा देखने को मिलता है, एम्फीब्लास्टुला के रूप में इसमें क्या है, पैरेन्काइमुला या फिर एम्फीब्लास्टुला आपको लार्वा यहाँ देखने को मिलेंगे। तो इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है जो लार्वल स्टेज से गुजरता है ना। लार्वा आर सिलिएटेड एंड फ्री स्विमिंग। जो लार्वा इनका होता है, जिसको हम एम्फीब्लास्टुला लार्वा कहते हैं, ये सिलिएटेड होता है, अर्थात चारों तरफ सिलिया देखने को मिलते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्विमिंग। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्विमिंग के लिए। लार्वल स्टेजेस आर, इसमें जो लार्वा पाए जाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। कौन कौन सा, एम्फीब्लास्टुला लार्वा, पैरेन्काइमुला एज वेल एज द रेगॉन लार्वा। तो जो रेगॉन होता है बच्चों, ये जो है लार्वल फेज में देखने को मिलता है ना। तो यहाँ जो मेनली दो लार्वा हैं, एम्फीब्लास्टुला लार्वा एंड पैरेन्काइमुला लार्वा, ठीक। तो यहाँ दो लार्वा बहुत इंपॉर्टेंट है जो पोरीफेरा में पूछे जाते हैं। पोरीफेरा के जो लार्वा है वो कौन है, एम्फीब्लास्टुला लार्वा। और एम्फीब्लास्टुला लार्वा कैसा होता है, सिलिएटेड होता है, ठीक। तो एम्फीब्लास्टुला लार्वा एज वेल एज द पैरेन्काइमुला लार्वा और रेगॉन लार्वा इनमें देखने को मिलेगा। ऐसा कि इस फिगर में आप देखिए, ये देखिए यहाँ जाइगोट है, ये जाइगोट जब डेवलप करता है तो ये देखिए सिलोब्लास्टुला ना, या फिर स्टीरियोब्लास्टुला। ये बहुत कम ही रेयरली देखने को मिलते हैं। ज़्यादा अच्छे से आपको जाना है कौन, एम्फीब्लास्टुला लार्वा। देखिए क्या है, ये एम्फीब्लास्टुला लार्वा देखने को मिलता है, ठीक। या फिर अगला क्या होता है, जो ये है पैरेन्काइमुला लार्वा देखने को मिलेगा, ठीक। इसके फिगर को देखेंगे तो इस प्रकार से देखिए, ये इसका इनर सेल मास देखने को मिल रहा है ना। ये फ्लैजिलेटेड लेयर्स हैं, ये देखिए चारों तरफ इसमें सिलिया देखने को मिल रहा है। ये जो फिगर है ये किसका है, पैरेन्काइमुला लार्वा का फिगर है, ठीक। आइए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहला है, अर्थात पूरे पोरीफेरा में आप किसको पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स ग्रुप में पहला है स्पॉन्जिला, पहला क्या है, स्पॉन्जिला, है ना। तो स्पॉन्जिला क्या होता है, ये फ्रेश वाटर स्पंज हम कहते हैं। क्या होता है ये स्पॉन्जिला को हम क्या कहते हैं, आप इसको रिमार्क कर लेंगे, यही क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बच्चों फ्रेम्ड होते हैं उसको आप कॉपी में कहीं लिख लिया करिए। स्पॉन्जिला को हम क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं, है ना। दूसरा है स्पॉन्जिया को हम कॉमन बॉथिंग स्पंज कहते हैं, अर्थात जो पहले क्या होता था बच्चों, नहाने के लिए ये स्पॉन्जिया का प्रयोग किया जाता है और ये क्या करते हैं, बॉडी को रब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कॉमन बॉथिंग स्पंज कहते हैं। किसको, स्पॉन्जिया को। और स्पॉन्जिला को हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं, ठीक। साइकॉन को क्या कहते हैं, साइकॉन को हम क्रॉन स्पंज या फिर अर्न स्पंज कहते हैं, ठीक। उसको हम क्या कहते हैं, साइकॉन को ही हम स्काइफा भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉन स्पंज कहते हैं या फिर अर्न स्पंज। जैसा कि आप ये देखिए, ये फिगर में जो आप देख रहे हैं, ये जो है ये क्या है, ये साइकॉन है ना। ये क्या है, साइकॉन है, एक मिनट, ये साइकॉन है। और ये जो है इसको हम क्या कहेंगे, ये कॉमन बाथिंग स्पंज है जिसको हम स्पॉन्जिया कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्पॉन्जिला कहते हैं। फ्रेश वाटर स्पंज होता है, ये क्या होता है, फ्रेश वाटर स्पंज, ठीक। यहाँ आप देख लीजिए, ये क्या है, साइकॉन है, ये क्या है, ये स्पॉन्जिया है, ये क्या है, स्पॉन्जिला है, ठीक, फ्रेश वाटर स्पंज। इसमें एक और एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, क्लियोना को हम क्या कहते हैं, बोरिंग स्पंज कहते हैं। क्या कहते हैं, बोरिंग स्पंज कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड रिलीज करती है, अर्थात ये क्या होता है, इसको हम सल्फर स्पंज कहते हैं या फिर बोरिंग स्पंज कहते हैं, किसको, क्लियोना को। और ये क्या होता है बच्चों, ये सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, क्या, सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। और ये किसके लिए हार्मफुल है, हार्मफुल टू द पर्ल इंडस्ट्री, अर्थात मोती इंडस्ट्री के लिए, जो मोती फार्मेशन होता है, पर्ल कल्चर होता है, उसके लिए बहुत क्या है, हार्मफुल है, अर्थात उसके लिए खतरनाक है। तो पर्ल इंडस्ट्री के लिए बहुत खतरनाक है। क्यों, क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करता है जिससे वो डिस्ट्रॉय कर देता है उसको, है ना। तो क्लियोना क्या होता है, इसको हम बोरिंग स्पंज के नाम से जानते हैं। अगला एग्जाम्पल आप देखेंगे, हाइलोनिमा, जिसको हम ग्लास रोप स्पंज कहते हैं। ये देखिए बहुत सुंदर सा फिगर होता है इसका। ये क्या होता है, ये ग्लास रोप स्पंज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ऐसे इस प्रकार से रस्सी जैसा ये निकला होता है ना। और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है ग्लास जैसा, इसलिए इसका नाम क्या है, ग्लास रोप स्पंज कहते हैं। इसको किसको कहते हैं, हाइलोनिमा को, ठीक। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों जिसको हम क्या कहते हैं, यूप्लेक्टेला।
वेनस फ्लावर बास्केट, इसको हम क्या कहते हैं, वेनस फ्लावर, आप इसको रिमार्क कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूप्लेक्टिला को हम किस नाम से जानते हैं, वेनस फ्लावर बास्केट के नाम जानते हैं। इट इज़ गिवन एज अ वेडिंग गिफ्ट इन जापान, जापान में इसको न्यू कपल के लिए, जो मैरिज के बाद जो न्यू कपल होते हैं उनके लिए ये क्या होता है, एक मैरिज गिफ्ट, वेडिंग गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है बच्चों की ये जो समुद्री प्रजाति के जो क्रस्टेशियंस होते हैं, झींगा मछली या फिर केकड़े जैसा, उसमें क्या होता है, केकड़ा या झींगा जो होता है लार्वल फेज में ही वो क्या होते हैं, ऑस्टिया के माध्यम से इसके अंदर, जैसा कि इस फिगर में दिखाएं, बहुत सुंदर सा दिखता है बच्चों, बहुत सुंदर दिखता है ना, बिल्कुल बास्केट जैसा। तो ये जो छोटे छोटे ऑस्टिया आप देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, क्रस्टेशियन प्रजाति के छोटे छोटे जो केकड़े होते हैं या फिर झींगा मछली प्रजाति के ये जो कपल होते हैं, ये इसी के माध्यम से अंदर की ओर चले जाते हैं लार्वल फेज में, और फिर वो जो एडल्ट हो जाते हैं तो एडल्ट होने के बाद ऑस्कुलम से बाहर आते हैं। तो इस प्रकार से ये कहा जाता है कि जीवन सलामत बनी रहे, अर्थात जोड़ी सलामत बनी रहे, इस प्रकार से जो एक शगुन के रूप में दिया जाता है कपल को बच्चों, इसलिए दिया जाता है कि शगुन के रूप में इसको यूज किया जाता है, और ये कहा जाता है कि जोड़ी सलामत रहे, अर्थात बिल्कुल ओल्ड एज तक जोड़ी सलामत बनी रहे, इसलिए इसको दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जैसा कि मेल एंड फीमेल श्रिम्स माने वही, अर्थात समुद्री जो केकड़े होते हैं तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, श्रिम्स कहते हैं। तो समुद्री केकड़े प्रजाति या झींगा मछली की प्रजाति के जो मेल और फीमेल कपल्स होते हैं वो इसके अंदर चले जाते हैं, ठीक। और फिर वो कब बाहर निकलते हैं, जब वो अडल्ट हो जाते हैं तब ऑस्कुलम के माध्यम से बाहर निकलते हैं। तो इसीलिए जो न्यू ब्राइड होते हैं, जो वो क्या कहते हैं कपल्स होते हैं, उनको ये क्या किया जाता है, एक प्रकार का शगुन होता है, शगुन के रूप में क्या होता है, वेडिंग गिफ्ट के रूप में जापान में दिया जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, वेनस फ्लावर बास्केट कहते हैं, ठीक। आइए अब क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं कि इनका क्लासिफिकेशन, क्योंकि क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्लासिफिकेशन जो है बच्चों ये किसके बेसिस पर किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ इंडो स्केलेटन फाइलम पोरिफेरा इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। इंडो स्केलेटन के माध्यम से, अर्थात उसके आधार पर, इंडो स्केलेटन के आधार पर फाइलम पोरिफेरा को किसमें 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला क्लास क्या है बच्चों, पहला जो क्लास है कैल्केरिया, क्या है, क्लास कैल्केरिया या कैल्सी स्पॉन्जी इसको कहते हैं। आइए इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देखते हैं। स्केलेटन इज फॉर्म्ड ऑफ कैल्केरियस स्पिक्यूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो स्केलेटन, इंटरनल स्केलेटन होता है बच्चों, वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के बने स्पिक्यूल से बना होता है, अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट के स्पिक्यूल से बना होता है, इसलिए हम कैल्केरियस स्पिक्यूल्स कहते हैं। तो इनका जो इंटरनल स्केलेटन होता है वो कैल्केरियस स्पिक्यूल्स का बना होता है। इनमें जो होता है बच्चों वो सुपरफिशियली रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है, लेकिन एक्सक्लूसिवली ये क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल बॉडी देखने को मिलेगा। कोइनोसाइट सेल्स आर लार्ज एंड कॉन्स्पिक्यूअस, जो इनमें कोइनोसाइट या कॉलर सेल्स होता है बच्चों वो क्या होता है, लार्ज होता है एंड कॉन्स्पिक्यूअस होता है। कैनाल सिस्टम एस्केनॉइड टाइप, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें जो कैनाल सिस्टम होता है वो एस्केनॉइड टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है, सिंपल टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है, जिसको हम साइक्लोइड कैनाल सिस्टम या फिर एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम कहते हैं, ठीक। तो इसमें दोनों कैनाल सिस्टम आप एस्केनॉइड या साइक्लोइड टाइप का कैनाल सिस्टम आप देखने को पाएंगे, ठीक। दीज आर आल्सो नोन एज द लेमी स्पॉन्ज, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको लिख लेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, लाइमी स्पंज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लाइमी स्पंज भी कहते हैं। और इसमें इस क्लास के अंतर्गत जो स्पीसीज हैं वो कौन है बच्चों, पहला है क्लोथ्रिना, दूसरा है ल्यूकोसिलेनिया, साइकान एंड ग्रांटिया, ये सब क्या होते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप इसको रिमार्क कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ल्यूकोसिलेनिया इज द स्मॉलेस्ट स्पंज एंड एस्केनॉइड टाइप ऑफ द कैनाल सिस्टम, इसमें देखने को मिलता है। ल्यूकोसिलेनिया भी इसी क्लास के अंतर्गत आता है, और ये क्या होता है, ल्यूकोसिलेनिया स्मॉलेस्ट स्पंज होता है जिसमें साइक्लोइड टाइप ऑफ द कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है। ये फिगर जो आप देख रहे हैं ये किसका है, अर्थात ल्यूकोसिलेनिया का है, जिसमें एस्केनॉइड टाइप ऑफ द कैनाल सिस्टम, सिंपल कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है। जैसा कि फिगर में देखिए ये इंपॉर्टेंट है, लिकोनाइड अर्थात स्मॉलेस्ट स्पंज है ना, तो सॉरी ल्यूकोसिलेनिया, तो आप इसको कॉपी में लिख लेंगे, ल्यूकोसिलेनिया इज द स्मॉलेस्ट स्पंज, और इसमें कैसा एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक। दूसरा है हेक्साटिनेलिडा, हेक्साटिनेलिडा या फिर इसको हम हाइलोस्पॉन्जी कहते हैं। इसमें क्या, अगर इसमें देखें तो स्केलेटन इज ऑफ द 6 रीड ट्राइएक्सॉन्स सिलिशियस स्पिक्यूल्स, इसमें जो इंटरनल स्केलेटन होता है बच्चों ये 6 रेड ट्राइएक्सॉन्स देखने को मिलता है, और ये किसका बना होता है, सिलिका का बना होता है, अर्थात सिलिशियस स्पिक्यूल्स होते हैं। कैनाल सिस्टम इज ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, इसमें जो कैनाल सिस्टम होता है या तो ब्रांच्ड होता है या फिर अनब्रांच्ड देखने को मिलता है। इनमें रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी देखने को मिलती है। दीज आर आल्सो नोन एज द ग्लॉस स्पंज, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लॉस स्पंज के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने बात किया। इसमें जो एग्जाम्पल्स है वो कौन है, फिरोनिमा है, हाइलोनिमा है या फिर यूप्लेक्टेला है ना।
ठीक। Euplectella is the sponge which is given as a gift in Japan, also known as the Venus flower basket. It also commercialism with sims of the genus Spongicola, that is the life up to the death. तो इसको जो यूप्लेक्टेला है बस को इसको हम किस नाम से जानते हैं, वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये गिफ्ट दिया जाता है जापान में एक न्यू वेडिंग के लिए, अर्थात न्यू कपल वेडिंग के लिए एक वेडिंग गिफ्ट होता है। और इसमें क्या होता है, ये कॉमर्शियल वैल्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें दो जो सिम्स होते हैं मेल एंड फीमेल, ये क्या होते हैं, ये इसके अंदर क्या होते हैं चले जाते हैं और फिर अपना कंप्लीट लाइफ कंप्लीट करने के बाद, पूरी लाइफ जीने के बाद बाहर आस्कुलम के माध्यम से बाहर निकलते हैं। तो इस प्रकार की जो सिम्स अंदर जाते हैं बच्चों, उसको हम स्पॉन्जिकोला कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जिस जीनस से हैं उसको क्या कहते हैं, स्पॉन्जिकोला। अर्थात जो सिम्स हैं, जो समुद्री एक कीट हैं जो इसके अंदर जाते हैं, उसको हम स्पॉन्जिकोला कहते हैं। और एक यहाँ स्टेटमेंट यूज किया जाता है बच्चों, लाइफ अप टू डेथ, अर्थात ये किस लिए, किस शगुन के लिए दिया जाता है, लाइफ अप टू डेथ, अर्थात जीवन मृत्यु तक एक साथ बनी रहे, इसीलिए इसको हम वेडिंग गिफ्ट के रूप में जापान में देते हुए देखते हैं, ठीक ना। तो जापान के लोग इसको क्या करते हैं, एक शगुन के रूप में यूज करते हैं और इसको एक वेडिंग गिफ्ट के रूप में देते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें लाइफ अप टू डेथ ये टेंडेंसी, अर्थात ये मान के देते हैं कि जो जोड़ी है वो सलामत बनी रहे, सदा सलामत बनी रहे, इसके लिए ये दिया जाता है। तो ये देखिए बहुत सुंदर सा आपको देखने को मिल रहा है, यही है, इसको हम वेनस फ्लावर बास्केट कहते हैं, अर्थात ये जो प्लेक्टेला है। ठीक, अगला जो है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, डेमोस्पॉन्जिया। क्या कहते हैं, डेमोस्पॉन्जिया। स्केलेटन आइदर एब्सेंट और प्रेजेंट, इनमें स्केलेटन या तो प्रेजेंट होते हैं या फिर इवन एब्सेंट भी हो सकते हैं। व्हेन प्रेजेंट इट इज आइदर फॉर्म्ड ऑफ द स्पॉन्जिन फाइबर्स और कॉम्बिनेशंस ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर एज वेल एज द सिलिशियस स्पिक्यूल्स। सबसे पहले तो इसमें स्केलेटन एब्सेंट होते हैं, या अगर प्रेजेंट होंगे तो इसमें दोनों एक साथ पाए जाएंगे, अर्थात स्पॉन्जिन फाइबर्स एज वेल एज द सिलिशियस स्पिक्यूल्स, अर्थात सिलिका का बना हुआ स्पिक्यूल्स देखने को मिलता है। द सिलिशियस स्पिक्यूल्स व्हेन प्रेजेंट और नेवर 6 रेड, अर्थात वहाँ आप देख रहे थे कि जो सिलिशियस स्पिक्यूल्स था वो 6 रेड्स का था, लेकिन यहाँ 6 रेड्स के सिलिशियस स्पिक्यूल्स नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक, अगला कैनाल सिस्टम इज कॉम्प्लिकेटेड, दैट इज द रेगॉन टाइप और ल्यूकोनाइट टाइप। इनमें जो कैनाल सिस्टम होता है बच्चों वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, रेगॉन टाइप का या फिर ल्यूकोनाइट टाइप का कैनाल सिस्टम देखने को मिलेगा। रेगॉन टाइप लार्वा इज फॉर्म्ड, इसमें रेगॉन टाइप का जो होता है वो लार्वा में देखने, अर्थात रेगॉन टाइप कैनाल सिस्टम किसमें देखने को मिलेगा, लार्वा में देखने को मिलेगा। दिस स्पॉन्जेस आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, इस क्लास के जो स्पंज होते हैं बच्चों, इनका इकोनॉमिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, अर्थात ये इकोनॉमिकल पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल इसमें देखें तो कौन कौन से हैं बच्चों, इसमें क्लियोना आता है, स्पॉन्जिला आता है, कैलिना आता है, स्पॉन्जिया आता है ना, हिप्पोस्पॉन्जिया या फिर ऑस्करेलिया, है ना, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ये दो चीज़ जो इंपॉर्टेंट है आप इसको रिमार्क कर लेंगे। स्पॉन्जिला भी इसी क्लास के अंतर्गत आता है जिसको हम फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं, स्पॉन्जिला जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं। और इसी स्पॉन्जिला मैंने अभी बताया, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें इंटरनल बडिंग के रूप में जेम्यूल फॉर्मेशन देखने को मिलता है। दूसरा क्लियोना इज हार्मफुल फॉर द वॉयस्टर इंडस्ट्री, ये दूसरा क्लियोना होता है जिसको जो क्या होता है, पर्ल इंडस्ट्री के लिए अर्थात मोती पालन के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, बहुत खतरनाक होता है। क्यों, क्योंकि इसमें सल्फ्यूरिक एसिड रिलीज होता है और ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, उनको खराब कर देता है। ठीक, तो क्लियोना क्या होता है, ये आप इसको भी रिमार्क कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियोना इज क्या होता है, इसको हार्मफुल ऑयस्टर इंडस्ट्री के रूप में हम जानते हैं, अर्थात मोती पालन के लिए बहुत खतरनाक होता है। क्यों, क्योंकि इसमें सल्फ्यूरिक एसिड निकलता है। ठीक, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, है ना, ये क्या है, ये स्पॉन्जिला का फिगर है। ठीक, किसका है, स्पॉन्जिला का फिगर, फ्रेश वाटर स्पंज है ये। आइए कुछ कॉमन नेम इनके हैं, कॉमन नेम को हम जान लेते हैं। स्काइफा को बच्चों हम अर्न स्पंज कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको रिमार्क कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। स्काइफा को हम अर्न स्पंज कहते हैं। यूप्लेक्टेला को हम वेनस फ्लावर बास्केट के नाम से जानते हैं, है ना। फाइलोस्पॉन्जी को हम लीफ स्पंज के नाम से जानते हैं। फेरोनिमा को हम बॉल स्पंज के नाम से जानते हैं। हाइलोनिमा को हम ग्लास रोप स्पंज के नाम से जानते हैं। जैसा कि ये देखिए ग्लास रोप स्पंज बहुत सुंदर दिखता है ये देखिए, आप इधर देखेंगे ये ग्लास रोप टाइप है ना, ऐसे, और इधर एकदम बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट ग्लास जैसा दिखता है और ये रस्सी जैसा ट्रांसपेरेंट बिल्कुल दिखता है, वाइट बिल्कुल, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, ग्लास रोप स्पंज कहते हैं। हाइलोनिमा को हम क्या कहते हैं, ग्लास रोप स्पंज। क्लियोना को हम बोरिंग स्पंज कहते हैं, अर्थात जो हार्मफुल होता है किसके लिए, अर्थात पर्ल इंडस्ट्री के लिए क्लियोना क्या होता है, हार्मफुल होता है, इसको हम बोरिंग स्पंज कहते हैं। ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, रिलीज करता है। कैलिना को हम क्या कहते हैं, मरमेड्स ग्लोव्स, दैट इज द डेड मैंस फिंगर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखिए बच्चों,
कैलिना, इसको डेड मैन्स फिंगर कहते हैं। देखिए जैसे बिल्कुल मरा हुआ आदमी का फिंगर्स दिखता है बिल्कुल, इसको हम डेड मैन फिंगर्स के नाम से जानते हैं, है ना। ठीक, तो इसको हम कैलिना को क्या कहते हैं, कैलिना को हम मरमेड ग्लोव्स या डेड मैन फिंगर्स के नाम से जानते हैं। स्पॉन्जिला को हम फ्रेश वाटर स्पंज के नाम से जानते हैं। यूस्पांजिया को हम बाथ स्पंज के नाम से जानते हैं। ठीक, पोटेरियन को हम नेपच्यून्स गॉबलेट्स के नाम से जानते हैं। हिप्पो स्पॉन्जिया को हम हॉर्स स्पंज के नाम से जानते हैं, जबकि हिरसिनिया को हम क्या करते हैं, हॉर्नी स्पंज के नाम से जानते हैं। ये कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आज के वीडियो सेगमेंट से बच्चों हम लोगों ने पोरीफेरा के कंप्लीट चीज़ों को पढ़ लिया है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में भी, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। किसी प्रकार का कोई कमेंट हो, किसी प्रकार का कोई और लेक्चर्स आपको चाहिए बच्चों, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।